कल्पना कीजिए कि हर सुबह की तरह आप सोकर उठते हैं, आप अखबार पढ़ते हैं और आपको मालूम पड़ता है कि आपके खिलाफ एक एफआईआर दर्ज हो चुकी है। जी हाँ, अगर आप भरतपुर में रहते हैं और आप एक गरीब मध्यम वर्ग परिवार से संबंध रखते हैं तो ये आपके साथ भी हो सकता है। आज से कुछ दिन पहले मैंने भरतपुर की जनता के सामने कुछ गारंटियां पेश करी थी। उन गारंटियों में से एक गारंटी ये थी कि क्योंकि अब चुनाव संपन्न हो चुके हैं, नेताओं का काम आपसे निकल चुका है, सरकारों का गठन हो चुका है, इसलिए हमेशा की तरह ये नेता और सरकारें आम जनता को, गरीब मध्यम वर्ग को, शिक्षित युवक युवतियों को डरकर सहम कर रहने की शिक्षा देंगे ताकि उनका जलवा बरकरार रहे। और अब इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए अब ये छोटी छोटी बातों पर ना सिर्फ एफआईआर दर्ज कराने जैसा बड़ा स्टेप ले रहे हैं, बल्कि उसे अखबार में प्रेषित कराकर उसका प्रचार भी कर रहे हैं। आपने एक खबर सुनी होगी कि एक छात्र नेता समेत 15 कोचिंग संस्थानों पर सिर्फ इसलिए एफआईआर दर्ज कर दी गई क्योंकि उन्होंने शहर में अपने और अपने संस्थान के प्रचार के लिए पोस्टर लगाए थे। ना तो किसी कोचिंग संचालक से ये पूछा गया कि क्या वह पोस्टर उसी ने अपने हाथ से लगाया है या नहीं लगाया, ना ही उनको पहले कोई सूचना या नोटिस दी गई। डायरेक्ट उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई और उसे अखबार में छपवा दिया गया। तो इसका मतलब ये है कि यदि आपका कोई दुश्मन है और अगर आप उससे बदला लेना चाहते हैं तो आपको सिंपली उसके नाम का और उसके संस्थान के नाम का एक पोस्टर बनवाकर, एक बैनर बनवाकर किसी भी सरकारी दफ्तर पर चिपकवा देना है। अगले दिन ना सिर्फ आपके उस दुश्मन के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज हो जाएगी, बल्कि उस एफआईआर के बारे में अखबारों में छप जाएगा और उसकी वर्षों के द्वारा कमाई हुई सामाजिक प्रतिष्ठा पर कभी ना मिटने वाला एक बट्टा, एक प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। लोग आपके दुश्मन का मजाक बनाएंगे और समाज में आपके दुश्मन की प्रतिष्ठा पर गहरी चोट पहुंचेगी। मुझे लोगों ने बताया कि नगर को सुंदर बनाने के क्रम में कार्रवाई की गई है, परंतु जब मैं उस सरकारी संपत्ति के पास गया तो मुझे लगा कि इन कोचिंग संचालकों पर एफआईआर की बजाय इनको तो इनाम मिलना चाहिए, क्योंकि वे बिल्डिंग पहले से ही इतनी खराब, भद्दी और गंदी हालत में थी, उन्हें मरम्मत की आवश्यकता थी और इन बेचारे कोचिंग संचालकों ने उस पर अपने पोस्टर लगवाकर उसकी इज्जत को, उसकी बदसूरती को ढककर रख रखा था। सरकार जब शिक्षित युवकों को रोजगार देने में असफल हो जाती है तो ये युवक जीवन यापन करने के दूसरे तरीके तलाश करने लगते हैं। इनमें से कई लोग शिक्षक बन जाते हैं और एक एक दो दो कमरों के कोचिंग संस्थान चलाकर ना सिर्फ अपनी रोजी रोटी का जुगाड़ करते हैं, बल्कि अपने जैसे अन्य सरकार और बेरोजगारी से प्रताड़ित युवाओं के लिए वो रोजगार के अवसर प्रदान करते हैं। एक दुख की बात यह भी है कि वर्तमान में ऑनलाइन शिक्षा और प्रतिस्पर्धा के दौर में ऐसे ऑफलाइन संस्थान अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। आज एक प्राइवेट अध्यापक बेहद विषम आर्थिक परिस्थितियों से जूझ रहा है और सरकार को तो बल्कि इनकी मदद करनी चाहिए। एक तरफ तो सरकार एमएसएमई को प्रोत्साहन देने की बात करती है और दूसरी तरफ ऐसे छोटे मोटे कोचिंग संस्थानों पर ऐसी कठोर कार्रवाई कर देती है। एक अध्यापक चाहे प्राइवेट हो, चाहे सरकारी हो, चाहे धनवान हो, चाहे निर्धन हो, परंतु हर अध्यापक के पास एक ऐसी दौलत होती है जिसे इस पूरे संसार में कोई उससे नहीं छीन सकता। वो दौलत होती है उस अध्यापक की, उस टीचर की एक सामाजिक प्रतिष्ठा जो उसकी वर्षों की मेहनत और शिक्षण के बाद तैयार होती है। परंतु अनपढ़ों की भरमार वाले इस लोकतंत्र में किसी शिक्षक के जीवन संघर्ष, उसकी मजबूरी को समझना तो दूर, बल्कि उसके द्वारा कमाई हुई उसकी सबसे बड़ी दौलत, उसके आत्मसम्मान को, उसके प्रतिष्ठा को छीनने के लिए भी ये लोग कोई कसर नहीं छोड़ रहे। ये बेहद निंदनीय है और बेहद शर्मनाक हरकत है। हमारे देश में व्यापार और संस्थानों के प्रचार के लिए दो प्रकार की व्यवस्थाएं हैं। एक व्यवस्था पूंजीपतियों के लिए है। आपने अक्सर देखा होगा हाईवे वगैरह पर एनएसके या दानिश नाम की कुछ प्राइवेट कंपनियां हैं और वो प्राइवेट कंपनियां आपको प्रचार करने की स्वतंत्रता प्रदान करती हैं, परंतु उनकी रेट इतनी महंगी होती है कि उन्हें सिर्फ बहुत पैसे वाले या पूंजीपति ही अफोर्ड कर सकते हैं। और दूसरी व्यवस्था है गरीबों के लिए, मध्यम वर्ग के किसी व्यापारी के लिए, किसी छोटे स्टार्टअप या छोटे बिजनेस या छोटे संस्थान के लिए, और वो व्यवस्था है एफआईआर की और जेल में डालने की व्यवस्था। अर्थात कोई व्यवस्था नहीं है। ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत में आई थी तो उसने धीरे धीरे भारत के पूरे व्यापार पर एकाधिकार कर लिया था। अंग्रेज ये चाहते थे कि सिर्फ उनकी कंपनियां ही भारत में व्यापार करें और यदि कोई भारतीय व्यापारी या उद्यमी अपना व्यापार शुरू करने का प्रयास करता तो अंग्रेजी अधिकारी उसके ऊपर कार्यवाही कर देते थे। आज भारत देश में भी यही हो रहा है। कुछ निजी कंपनियों ने भारत में मार्केटिंग व्यवसाय पर एकाधिकार कर लिया है। या तो आप प्राइवेट कंपनी के महंगे साइन बोर्ड पर अपना प्रचार लगवाइए, पैसा खर्च कीजिए, अन्यथा यदि आप गरीब हैं, मध्यम वर्ग से हैं
और आप अपना कोई बिजनेस या संस्थान शुरू करना चाहते हैं और यदि आप अपने स्तर से थोड़ा बहुत प्रचार कर देते हैं तो अंग्रेजी अधिकारी, माफ कीजिएगा, आपके द्वारा चुनी हुई सरकार के द्वारा अपॉइंटेड अधिकारी आपको जेल में डलवा देगा। मैं बार बार आपसे एक ही प्रश्न पूछता हूं और वही प्रश्न आज मैं फिर आपसे पूछता हूं, क्या ये देश, क्या ये भारत देश आज भी आज़ाद है? क्योंकि जिस तरह पहले ईस्ट इंडिया कंपनी ने सारे व्यापार पर, बिजनेस पर अंग्रेजों ने एकाधिकार कर लिया था, इसी तरह आज क्या अंतर रह गया? आज भी मार्केटिंग से जुड़ी हुई एक दो कंपनियां हैं, उन्होंने एकाधिकार कर रखा है। और यदि गरीब और मध्यम वर्ग के व्यक्ति को, आम आदमी को यदि थोड़ा बहुत प्रचार करना हो तो वो कहाँ जाएगा? इस बात का जवाब मैं चाहता हूँ कि आप लोग मुझे दें। वे कहते हैं कि इधर उधर पोस्टर लगवाने से, प्रचार करने से भरतपुर की सुंदरता समाप्त होती है। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जो प्राइवेट कंपनियों के बड़े बड़े पोल्स आपने लगवा दिए और उन पोल्स पे बड़ी बड़ी जो मार्केटिंग की जो चीज़ें होती है, उससे कौन सा ये भरतपुर ताजमहल की तरह सुंदर लग रहा है? कुल मिलाकर एक ऐसी व्यवस्था तैयार करी जा रही है जिसमें जिनके पास अथाह पैसा है, जो पूंजीपति हैं, जो बड़े बड़े धन्ना सेठ हैं, बड़ी बड़ी कोचिंग और स्कूलों के मालिक हैं, वो बड़े ही आसानी से जीवन जिएंगे। वो मन में आए जब पैसा खर्च करके इन एनएस के साइन बोर्ड, इन दानिश आदि कंपनियों के साइन बोर्डों पर अपना प्रचार लगवाएंगे। परंतु यदि कोई गरीब मध्यम वर्ग परिवार का कोई लड़का है जो सरकार के द्वारा प्रदान बेरोजगारी का शिकार हुआ है, लेकिन वो हार नहीं मान रहा है, वो कोशिश ये कर रहा है कि चाहे सरकार ने रोजगार ग्रहण करने में मेरी कोई मदद नहीं करी, मैं अपनी तरफ से प्रयास करूंगा, मैं एक प्राइवेट शिक्षक बनूंगा, मैं बच्चों को पढ़ाऊंगा, मैं एक छोटा मोटा कोचिंग संस्थान खोल लूंगा और उस कोचिंग संस्थान के लिए जब वो थोड़ा बहुत प्रचार करने के लिए जाता है, वो इधर उधर एक दो पोस्टर लगवा देता है, तो ये निर्दयी सरकार, ये निर्दयी लोग उसके खिलाफ एफआईआर ना सिर्फ दर्ज कराते हैं बल्कि उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा को ऐसी चोट पहुंचाते हैं कि उसको महसूस होता है कि अब उसे वो कोचिंग संस्थान आदि बंद करके घर बैठ जाना चाहिए। इसी प्रकार ये लोग नहीं चाहते कि गरीब और मध्यम वर्ग के जो कॉलेज स्टूडेंट है वो चुनाव लड़ें और वो चुनाव प्रचार करें, क्योंकि वे जानते हैं कि गरीब और मध्यम वर्ग के परिवार का लड़का इन महंगे साइन बोर्डों पर तो प्रचार लगवाएगा नहीं। वे एक पूंजीवादी व्यवस्था बनाना चाहते हैं जिस व्यवस्था में सब कामों पर अधिकार सिर्फ पूंजीपतियों का हो। और आप लोग इस भ्रम में तो बिल्कुल मत रहना कि फलानी पार्टी पूंजीपतियों की पार्टी और फलानी पार्टी गरीबों की पार्टी है, क्योंकि आपने देखा होगा कि अंबानी के कार्यक्रम में सारे तो धर्मगुरु पहुंच गए, सारी पार्टियों के नेता पहुंच गए, सारे खिलाड़ी पहुंच गए, सारे बॉलीवुड के एक्टर पहुंच गए, लेकिन पता है आपको कौन नहीं पहुंचा? गरीब और मध्यम वर्ग के लोग नहीं। ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करना चाहता हूँ, पर समाप्त करने से पहले मैं उन लोगों से कुछ सवाल पूछना चाहता हूं जो स्वच्छता की बात कर। कुछ दिन पहले विधानसभा और लोकसभा के चुनाव हुए, लगभग हर खंबे पर विधानसभा चुनावों में प्रत्याशियों के नाम के पोस्टर लग रहे थे। उस समय आपने कोई एफआईआर क्यों नहीं करी? उस समय शहर की स्वच्छता और सुंदरता कहाँ चली गई? कुमेर गेट से लेकर बिजली घर चौराहे तक कहीं पर भी एक पब्लिक टॉयलेट की व्यवस्था नहीं है। जो शहर की बहन बेटियां हैं वो बहुत ज़्यादा लज्जित महसूस करती हैं। और आप बात कर रहे हैं स्वच्छता की, हमने पिछले दिनों देखा कि थोड़ी सी बरसात क्या हुई, पूरे शहर में कीचड़ ही कीचड़ और घुटनों तक पानी भर गया। उस समय आपकी स्वच्छता कहाँ चली गई थी? आपका जो ड्रेनेज सिस्टम है वो बाबा आदम के ज़माने का है और 7 सालों से आपसे सीवर की लाइन नहीं डाली गई है और आप बात स्वच्छता की कर रहे हैं। आपको समय मिले तो भरतपुर के इतिहास के बारे में पढ़ना। भरतपुर की आन बान शान महाराजा सूरजमल है और एक बार जाकर के महाराजा सूरजमल पार्क की स्थिति जाके देख लेना और फिर आके हमें स्वच्छता के बारे में ज्ञान पेल। भरतपुर में एक पार्क है सुभाष पार्क, और इसी तरह के बहुत सारे पार्क हैं जिनमें महापुरुषों की मूर्तियां लगी हुई हैं। उन मूर्तियों के पास आप जाके देखोगे तो उनके ऊपर कबूतर आदि पक्षियों ने बीट कर रखा है। आपके महापुरुषों की मूर्तियां जो हैं वो गंदी पड़ी हुई हैं शहर में, और आप बात कर रहे हैं स्वच्छता। भरतपुर की गंगा यानी भरतपुर की सुजान गंगा नहर इस हद तक गंदी हो चली है कि उसमें ऑक्सीजन की कमी के कारण उसके जीव जंतु, मछलियां, कछुए तक मर चुके हैं। और आप बात कर रहे हैं स्वच्छता की। बरसात का जब मौसम आता है तो आपके लाइट वाले जो रोड लाइट के खंभे हैं उनमें लगभग हर खंभे में करंट आ रहा था, जिससे कई सारी गाय और बहुत सारे जानवर मर गए। और आप बात कर रहे हैं स्वच्छता और सुंदरता की जिम्मेदारी की। ऐसी सुंदरता और स्वच्छता का क्या करोगे जो जानलेवा हो? भरतपुर के जितने भी ऐतिहासिक गेट हैं और उन गेटों के आसपास अगर आप देखोगे तो ज़्यादातर गेटों के आसपास की सड़कों में गड्ढे पड़े हुए हैं। और आप बात कर रहे हैं स्वच्छता की, सुंदरता की। आप कह रहे हैं कि सड़क पर जो कचरा फेंकेगा उस पर कार्रवाई करी जाएगी, एफआईआर करी जाएगी। भरतपुर में ऐसे बहुत सारे स्थान हैं जहाँ पर आपकी तरफ से एक भी कचरा पात्र नहीं लगाया गया है। यदि किसी को कचरा डालना हो तो वो कहाँ डालेगा, इस बात का
आप जवाब दीजिए और तब बात करिए स्वच्छता की। नमस्कार, जय भरतपुर।